ये कहानी है रतनगढ़ गांव में रहने वाली दो सहेलियां अमृता और विदिशा की। जहां अमृता एक गरीब किसान जगदीश की बेटी थी, तो वहीं विदिशा गांव के बड़े जमींदार प्रताप सिंह की बेटी थी। मगर दोनों सहेलियों के बीच की दोस्ती में कभी भी अमीरी गरीबी की दोहरी दीवार खड़ी नहीं हुई। कितना धमाकेदार फेयरवेल फंक्शन था ना अमृता। कॉलेज वालों ने तो दिल ही खुश कर दिया। अरे तुझे क्या हुआ? तू इतनी खोई खोई सी क्यों है? बस सोच रही हूँ, आज तो कॉलेज भी खत्म हो गया। एक यही तो ऐसी जगह थी जहाँ हम दोनों सहेलियाँ खुलकर हंसी मजाक करती थी। आज वो कॉलेज भी छूट गया और एक दिन हमारी हथेलियाँ भी एक दूसरे से छूट जाएंगी, जब हमारे हाथ पीले हो जाएंगे और हमें पराये प्रदेश जाना पड़ जाएगा। अपनी सहेली की शादी की बात अमृता के दिलो दिमाग को घेर लेती है, जिसके साथ उसकी आंखें डबडबा जाती हैं। अरे तू तो ऐसे रो रही है जैसे मेरी डोरी अभी उठ रही है। चल मेरे घर चलते हैं, मुझे तेरे साथ खूब सारे गप्पे लड़ाने हैं। विदिशा के कहने पर अमृता कॉलेज से सीधे अपनी सहेली के घर चली जाती है, जहां दोनों सहेलियां बहुत सारी बातें करती हैं। तभी विदिशा की माँ कला गुस्से में कहती है, अमृता, आज यही जमे रहने का इरादा है क्या? शाम ढल गई है, चल जल्दी घर जा, तेरी अम्मा पिताजी परेशान हो रहे होंगे। जी ठीक है काकी माँ। अच्छा विदिशा, अब मैं चलती हूँ। अरे ठहर जरा, मेरा ड्राइवर तुझे घर तक छोड़ आएगा। कुछ ही देर में अमृता घर चली जाती है, जहाँ घर के बाहर अमृता की माँ लालटेन लिए उसका इंतजार कर रही थी। घर की छत पर चढ़ी फूस की छत और बांस का बना दरवाजा और घर के एक कोने में बना मिट्टी का चूल्हा, साथ ही जमीन पर बिछा फूलों का चादर चीख चीख कर उसके घर की घंघोर गरीबी को दर्शा रहा था। तभी विमला अमृता को झाड़ते हुए कहती है, अमृता, ऐसी भी कौन सी पढ़ाई कर रही थी जो कॉलेज से घर आने में शाम ढल गई? वो माँ, मैं अपनी सहेली के घर पर थी। देख लाडो, अब तो दूध पीती बच्ची नहीं रही, सयानी हो गई है। अब ये सखी सहेली के साथ घूमना फिरना तुझे शोभा नहीं देता। जवान बेटी का इतनी देर शाम तक घूमना फिरना ठीक नहीं है। अरे विमला, विदिशा बिटिया के घर पर ही तो थी, क्यों डांट डपट रही हो बेचारी को? अरे तुम समझते क्यों नहीं हो? विदिशा प्रताप सिंह जैसे बड़े जमींदार की बेटी है और अमृता हम जैसे गरीब की बेटी। भूल गए हो तो याद दिला देती हूँ, उनके खेतों में काम करके हमारे घर का चूल्हा जलता है। अमृता का विदिशा बिटिया के साथ घुलना मिलना मुझे ठीक नहीं लगता। इसे अभी से ही अपनी सहेली से दूरी बढ़ानी होगी, क्योंकि एक दिन इसको शादी करके विदिशा से अलग ही होना है। माँ की कही बातों ने अमृता को कहीं न कहीं सोच में डाल दिया। अमृता ने उस बात को रात भर सोचा समझा, जिसके बाद दोनों सहेलियों की दोस्ती के बीच में मन ही मन अमीरी गरीबी की दीवार ढल गई। अमृता विदिशा से दूर दूर रहने लगी, साथ ही वो मन ही मन बोलती रहती थी। अमृता का घर न आना विदिशा को खटकने लगा और वो अमृता से मिलने उसके घर आ पहुँची। अरे विदिशा बिटिया, तुम यहाँ? नमस्ते जगदीश काका, अमृता कहाँ पर है? अमृता बिटिया गाय को घास खिला रही है। विदिशा झट से अमृता के पास आती है और उससे कहती है, अमृता की बच्ची, तू तो अपनी सहेली के घर का रास्ता ही भूल गई है। जानती है, तेरी सहेली की शादी पक्की हो गई है। आजमगढ़ का कोई जमींदार है, उसके पास कई सारी कोठियाँ और बहुत सारी जमीनें हैं। शादी की बहुत बहुत बधाइयाँ मेरी प्यारी सहेली। सिर्फ बधाई देने से काम नहीं बनेगा। कल सगाई का फंक्शन है और तुझे जरूर आना है। जब तक तू नहीं आएगी मैं सगाई की अंगूठी नहीं पहनूंगी। ठीक है, तेरी खुशी के लिए मैं जरूर आऊंगी। अगले दिन प्रताप सिंह के बड़े से घर में उनकी बेटी की सगाई की शहनाई बज रही थी। अमृता हरे रंग का सूट पहने अपनी सहेली के कमरे में आ पहुंचती है।
आ गई तू, ये ले जल्दी से ये लहंगा पहन ले, फिर पार्लर वाली मेकअप कर देगी। अमृता थोड़ा झिझकते हुए बोलती है, अरे विदिशा, इसकी क्या जरूरत है? वैसे भी अमीरों की भीड़ भाड़ में तेरी गरीब सहेली पर किसी की नजर नहीं गड़ेगी। तो नजर और निशाने की बात छोड़कर झटपट से जाकर तैयार हो, समझी? अगले ही पल अमृता तैयार हो जाती है। मेकअप और लहंगे में सजी उसकी खूबसूरती खिल उठती है, जिसे देखकर उस गरीब सहेली की खुद की नजर खुद पर ही गड़ी रह गई। कुछ देर बाद लड़के वाले वहाँ दस्तक देते हैं और बड़े ही धूम धड़ाके से विदिशा की सगाई कुणाल से होने लगती है। विदिशा बेटी, कुणाल को अंगूठी पहनाओ। अरे अमृता, तू पीछे क्यों है? यहाँ। अरे मैं ठीक हूँ। अमृता के मना करने के बाद भी विदिशा उसकी एक नहीं सुनती और हाथ खींचकर उसे अपने बगल में खड़ा कर देती है। तभी अंकित की नजर अमृता पर पड़ते ही थम जाती है और विदिशा एक हल्की सी मुस्कान देते हुए मन ही मन कहती है, भगवान जी, प्लीज मेरे किए पर पानी मत फिरने देना। बस मेरी ख्वाहिश पूरी कर दो कि अंकित को मेरी प्यारी सहेली भा जाए, ताकि एक ही मंडप में हम दोनों सहेली के साथ फेरे हों। विदिशा ने अपनी आँखों में जो ख्वाब बुना था वो उसे साकार होता हुआ नजर आ रहा था। अमृता अंकित पहली ही नजर में एक दूसरे को दिल दे बैठे थे। कुछ देर बाद अंकित विदिशा के पास आता है और कुछ फुसफुसाता है। विदिशा भाभी, ये अप्सरा कौन है? क्यों देवर जी, कुछ चुराया है क्या उसने? अरे शर्माइए मत, मैं तो बस आपकी टांग खींच रही थी। आप जिस पर डोरे डाल रही हैं, वो मेरी सहेली है, मगर वो बड़े ही गरीब घर से है। क्या आप थाम सकेंगे उसका हाथ? हाँ भाभी, आज ही मैं घर जाकर माँ और पिताजी से बात करूँगा। अंकित के जवाब से विदिशा के मन में बंधी आस की डोर और मजबूत हो जाती है और वो ये बात अपनी सहेली के साथ साझा करती है। विदिशा, ये नहीं हो सकता, तोड़ दे इस आस की डोर को, क्योंकि हम दोनों सहेलियों के बीच अमीरी और गरीबी की दोहरी दीवार है, जिसकी नींव बहुत गहरी है। मेरी डोली किसी गरीब के घर ही जाएगी, यही मेरे जीवन का कड़वा सच है। ये कहते हुए अमृता रोते हुए घर की तरफ चल पड़ती है, मगर अगली सुबह जो होने वाला था वो उस गरीब सहेली की सोच से बाहर था। दूसरे दिन विदिशा अपनी होने वाली सास लाजवंती और ससुर के साथ शादी का शगुन लेकर अमृता के घर आती है। विमला और जगदीश के लिए ये खुशी किसी ख्वाब से कम नहीं थी। अंदर आने को नहीं कहोगे जगदीश भाई साहब? अरे आइए ना, आइए मालकिन। मालकिन कहकर हमें रुस्वा न कीजिए, बस अपनी बिटिया मेरी झोली में डाल दीजिए। मेरे अंकित के दिल में घर कर गई है अमृता। मगर मालकिन, हम तो आप लोगों के पैर की धूल के बराबर भी नहीं हैं। हाँ, सही कहा तुमने जगदीश, क्योंकि तुम सोच में हमसे कहीं ज्यादा धनी हो। अमृता और विदिशा बचपन से ही सहेलियां हैं। ये ईश्वर का योग है कि अब दोनों एक ही घर की बहू बनने जा रही हैं। अमृता, मेरी प्यारी सहेली, तू चुप क्यों खड़ी है? अंकित पसंद है ना तुझे? अपनी सहेली के पूछने पर अमृता पलके झुकाकर हामी भरती है, जिसके बाद दोनों अमीर गरीब सहेलियों की शादी एक ही मंडप में संपन्न हो जाती है और अमृता खुश मन से कहती है, विदिशा, यकीन ही नहीं हो रहा कि हम कल की अमीर गरीब सहेलियां आज रिश्तों की डोर में बंध गई हैं। हमारी दोस्ती अमीर गरीब जैसे फर्क फासले की मोहताज नहीं। चलिए देवरानी जी, एक सुनहरी जिंदगी हमारी राह देख रही है। सचमुच में ये मालिक की भरी परवरिश का ही नतीजा है कि विदिशा बिटिया ने हम जैसे गरीब की बिटिया से टूटकर गहरी दोस्ती निभाई है। कभी भी अपनी दोस्ती के बीच रईसी का रुआब आड़े आने नहीं दिया। कहाँ देखने को मिलती है आज के जमाने में ऐसी अमीर गरीब सहेली की इतनी प्यारी जोड़ियाँ। जा अमृता बिटिया, जा,
अपनी अम्मा की कही बात को दिल से मिटा देना बिटिया। जाओ बच्चियों, भगवान करे जीवन भर तुम दोनों सहेलियां यूं ही घुल मिल कर रहो। आखिर में बाबुल के आशीर्वाद के साथ विदाई लेकर दोनों सहेलियां विदा होकर अपने ससुराल चली जाती हैं, जहां एक खुशहाल ससुराल आंखें बिछाकर उनका इंतजार कर रहा था। मगर इस गरीब सहेली ने कहाँ सोचा था कि एक दिन बड़े गाजे बाजे के साथ उसकी डोली उसकी सहेली के ससुराल विदा होगी। ललिता घबराई हुई थी, क्योंकि उसकी बचपन की वो सहेली जिसने हमेशा उसकी मदद की थी, आज वो अपनी बेटी को छोड़कर इस दुनिया से जा रही थी। गंगा, गंगा, तू घबरा मत, तू बिल्कुल ठीक हो जाएगी। नहीं ललिता, मैं अब नहीं बच पाऊंगी। मैंने गौरी से तुम्हें फोन इसलिए ही करवाया है। ललिता, मेरी गौरी मेरे जाने के बाद इस दुनिया में बिल्कुल अकेली है। इसके लंबे कद के कारण कोई लड़का इससे शादी को हाँ भी नहीं कहता। पता नहीं मेरे जाने के बाद मेरी बच्ची से कौन शादी करेगा। गंगा, मेरे ऊपर तेरे बहुत एहसान है, तू चिंता मत कर। गौरी मेरे घर की बहू बनेगी। मैं अपने छोटे बेटे युवराज से गौरी की शादी करवाऊंगी। मैं वादा करती हूँ, पर तू बिल्कुल ठीक हो जाएगी गंगा। और देखना, हम दोनों सहेलियाँ मिलकर अपने बच्चों की शादी करेंगे। आप दोनों ही कैसी बातें कर रही हो? माँ, आपको कुछ भी नहीं होगा। आंटी जी, माँ को बोलिए ना कि ऐसी बातें ना करें। माँ, आंटी जी देखिए ना, माँ कुछ बोल नहीं रही है। डॉक्टर, जल्दी आइए, गंगा कुछ बोल नहीं रही है। आई एम सॉरी, शी इज नो मोर। आंटी जी, मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई। मैं अब किसके सहारे जीऊंगी? किसे माँ बुलाऊंगी आंटी जी? गौरी, मेरी बच्ची, चुप हो जा। मैं भी तो तेरी माँ जैसी ही हूँ ना। आ मेरे कलेजे से लग जा मेरी बिटिया, चुप हो जा। गंगा, मैंने तुझसे जो वादा किया है वो मैं जरूर पूरा करूँगी। ललिता अपने पति को फोन पर सारी बात बताती है और अगले दिन की ट्रेन से गौरी को लेकर दिल्ली आ जाती है। माँ जी, ये आपकी चाय। ये लो गौरी, तुम भी चाय पी लो। ललिता, हमें युवराज से इस बारे में जल्दी बात करनी चाहिए। किस बारे में बात कर रही हो माँ जी? मेघा बहू, हम युवराज और गौरी की शादी के बारे में सोच रहे हैं। माँ जी, युवराज भैया कभी भी गौरी के साथ शादी के लिए नहीं मानेंगे। आपने देखा है, वो हद से भी ज्यादा लंबी है। हम सबके बीच में खड़ी होकर वो कितनी अजीब लगेगी। मेघा, तुम अपनी जुबान बंद रखो। मेरा युवराज मेरी बात को नहीं टालेगा। शाम को युवराज ऑफिस से जब आता है तो ललिता युवराज से बात करती है। माँ, आपने ये क्या कर दिया? उसकी कद काठी देखी है? कितनी लंबी है वो। इतनी लंबी लड़की से शादी करूँगा? मेरी हाइट भी उससे कम लगेगी। लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। युवराज, पहन ओढ़ कर गौरी बहुत सुंदर लगेगी। तू नहीं जानता, गौरी की माँ गंगा ने मेरी एक समय में बहुत मदद की थी, और फिर मेरे वचन का तू मान नहीं रखेगा? बड़ी मुश्किल से युवराज शादी के लिए मान जाता है। युवराज और गौरी की शादी की रिसेप्शन पार्टी चल रही थी। उसके सभी दोस्त आए हुए थे। युवराज, इनसे मिलो, ये मेरी वाइफ अनीता है। चल यार, तेरे और भाभी जी के साथ एक फोटोग्राफ तो खिंचवा ही लेते हैं। माफ कीजिएगा युवराज जी, ये गौरी जी कैमरे में नजर नहीं आ रही हैं। गौरी जी, आपको थोड़ा झुक कर खड़ा होना पड़ेगा। या एक काम कीजिए, आप कुर्सी पर बैठ सकती हैं, तब आप नजर आ जाएंगी। युवराज मेरे दोस्त, अच्छा है, जब तुझे छत पर जाना हो तो बस भाभी जी को खड़ा कर देना है और उन पर चढ़कर सीधा छत पर पहुंच जाना है। सीढ़ी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी भाई। तुम लोग एंजॉय करो, मैं अभी आता हूँ। युवराज गुस्से में अपनी माँ और पापा के पास जाता है। आप मेरे दोस्तों के बीच में मेरी इंसल्ट करवा रही हैं। गौरी की हाइट इतनी लंबी है कि सभी दोस्त मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। वो कैमरे में भी फिट नहीं आ रही है। देवर जी, और मानिए माँ जी की बात को। मैंने तो पहले ही कहा था कि मेरी छोटी बहन सुहासिनी आपको बहुत पसंद करती है। आपको उससे शादी कर लेनी चाहिए।
पर आपने तो मेरी बातों को सुना ही नहीं, इसीलिए आज आपको ये दिन देखना पड़ रहा है। मेघा बहू, ये कोई टाइम है ये सब बातें करने का? और युवराज, गौरी तुम्हारी पत्नी है, उसका मान सम्मान करना तुम्हारा फर्ज है। वो देखो, इस स्टेज पर बेचारी अकेली खड़ी है। तुम सब यही रहो, मैं और तुम्हारे पापा ही स्टेज पर चले जाते हैं। राजू, निशा, अपनी चाची को तंग मत करो, और भी मेहमान फोटो खिंचवाने के लिए खड़े हैं। कोई बात नहीं भाभी, बच्चे मुझे तंग नहीं कर रहे हैं। मेघा बहू, बच्चों को अपनी चाची के साथ एंजॉय करने दो, तुम क्यों परेशान हो रही हो? कोई तो है जो मेरी बहू का मन लगा रहा है, वरना तुम सब तो स्टेज से उतरकर इधर उधर हो गए। मेघा, ये माँ ने कैसी लड़की पसंद कर ली है युवराज के लिए? जिधर देखो गौरी की हाइट को लेकर ही बात कर रहे हैं। वो देखो सामने मिसेस दुबे। ये ललिता जी को इतनी लंबी लड़की ही मिली थी शादी के लिए। युवराज में कमी ही क्या थी? देखने में तो हैंडसम है, पर लड़की की हाइट बहुत लंबी है। देखभाल कर लड़की पसंद करनी चाहिए। अरे अच्छा ही है ना, लंबी बहू लेकर आए हैं। ऊपर की अलमारी से कुछ उतारना हो तो बहू काम आ जाएगी, छत पर चढ़ना हो तो सीढ़ी बन जाएगी। वरना हमें तो स्टूल रखकर रसोई की अलमारी से कुछ उतारना होता है। आजकल के लोग अपना ही फायदा ढूंढते हैं। देखा तुमने, इतना मजाक बना रखा है हमारा इस गौरी ने। ऊपर से मेरे भाई की जिंदगी और खराब हो गई। सुनो, हम कुछ भी नहीं कर सकते। इस घर में माँ जी की चलती है। उन्हें अपनी सहेली को दिया वादा जो पूरा करना था, उन्हें देवर जी की परवाह ही कब थी। मेरी सुहासिनी। मेघा, अब फिर से तुम शुरू मत हो जाना सुहासिनी का नाम लेकर। कुल मिलाकर सास ससुर और बच्चों को छोड़कर घर में सभी को गौरी से चिढ़ थी। युवराज, मेघा, आनंद तीनों गौरी से सीधे मुंह बात करना पसंद नहीं करते थे। गौरी, मैं जानती हूँ तुम इस घर में खुश नहीं हो। युवराज, मेघा बहू और आनंद तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, पर वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। इन सब की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ बेटा। माँ जी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आप माफी मत मांगिए। आप नहीं होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। आपने तो मेरी जिंदगी को संभाल लिया। गौरी ललिता के गले लग जाती है। गौरी अपनी तरफ से सबके दिलों में जगह बनाने की कोशिश कर रही थी। ऐसे ही एक दिन, माँ जी, आज स्कूल वैन वाले भैया नहीं आएंगे, मैं बच्चों को लेने स्कूल जा रही हूँ। भाभी, आप स्कूल जा रही हैं, तो क्या आप मुझे ब्यूटी पार्लर तक छोड़ देंगी? मुझे थ्रेडिंग करवानी थी और थोड़ा बाजार का काम था। दिल्ली शहर मेरे लिए नया है, तो मैं यहाँ के रास्ते अच्छे से जानती नहीं हूँ। जाते हुए टोक दिया। ठीक है, आओ, मैं तुम्हें छोड़कर बच्चों को वापसी में ले आऊंगी। तुम अपने आप घर वापस आ जाना। मेघा गौरी को लेकर पहले बच्चों के पास स्कूल चली जाती है, पर वो जैसे ही स्कूल के अंदर पहुंचती है, वहाँ पर भीड़ लगी हुई देखकर वो घबरा जाती है। ये भीड़ क्यों लगी हुई है? क्या हुआ? फर्स्ट फ्लोर पर एक छोटे बच्चे ने वॉशरूम की कुंडी लगा ली है और अब वो वॉशरूम की कुंडी नहीं खोल पा रहा है। वहाँ से आने का अब एक ही रास्ता है, खिड़की जो बालकनी की तरफ खुलती है, पर वहाँ पर जाने का कोई रास्ता नहीं है। अरे मेघा जी, आपका बेटा राजू ही तो वॉशरूम में बंद हो गया है। हम सब बहुत देर से परेशान हैं। ये लीजिए, निशा को आप पकड़िए, बहुत देर से रो रही है। फायर ब्रिगेड को बुलाया गया है, पर उन्हें आने में समय लगेगा और हमारे पास इतनी लंबी सीढ़ी नहीं है कि बच्चे को बालकनी से नीचे उतारा जाए। क्या मेरा राजू वॉशरूम में बंद हो गया है? अरे मेरे बच्चे को कोई बचा लो, वो रो रो कर परेशान हो रहा होगा। मैम, आपके स्कूल में इस वक्त जो भी सीढ़ी मौजूद है वो आप मुझे दे दीजिए। गौरी, तुम क्या करने वाली हो? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। सभी टीचर्स और पेरेंट्स गौरी को देखते रह जाते हैं। गौरी एक सीढ़ी पर चढ़कर नीचे बालकनी में पहुंच जाती है। गौरी लंबी थी, इसलिए वो ऊंचाई पर चढ़कर बालकनी तक पहुंच गई और उसने किसी तरह से बालकनी की खिड़की खोलकर राजू को सुरक्षित निकाल लिया। स्कूल का स्टाफ और पेरेंट्स गौरी की बहुत तारीफ करते हैं। गौरी जी, आप सचमुच बहुत हिम्मत वाली है।
मैं आज ही अपने स्कूल के सारे स्टाफ के साथ एक मीटिंग रखूंगी और ऐसी गलती दोबारा ना हो, इस बात का पूरा ध्यान रखा जाएगा। मेघा और गौरी बच्चों को लेकर घर आ जाते हैं। घर आकर मेघा घर वालों को सारी बात बताती है और वो गौरी से भी माफी मांगती है। गौरी, मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा तुम्हारी लंबाई का मजाक बनाया, पर आज तुम्हारी वजह से ही मेरे बच्चे की जान बची है। मुझे माफ कर देना। भाभी प्लीज आप मत रोइए। देखिए राजू बिल्कुल ठीक है। आनंद और युवराज गौरी को गलत बोलने पर शर्मिंदा थे और उस दिन के बाद से गौरी की लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाता है और वो हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगती है। ये कहानी शिवेंद्रपुर नाम के गांव की है, जहाँ सभी लोग हंसी खुशी से रहा करते थे। उसी गांव में एक बड़े से घर में अनुपमा नाम की एक अमीर औरत रहती थी। अनुपमा की पूरी 6 बहुएं थी और यहाँ उसके 6 बेटे शहर में ही एक बड़ी सी कंपनी में काम करते थे। अनुपमा की 5 बड़ी बहुएं बहुत ही गोरी और बहुत खूबसूरत थीं, जबकि उसकी सबसे छोटी बहू नीलिमा बेहद काली और बदसूरत थी। वो बहुत ही कामचोर थी। पूरा दिन वो बस मोबाइल ही देखती या फिर आईने के सामने बैठकर मेकअप किया करती थी। काली और बदसूरत होने के साथ साथ नीलिमा स्वभाव की भी बहुत ही बुरी थी। वो कभी किसी का अच्छा नहीं सोचती थी। लेकिन अनुपमा की 5 बहुएं खूबसूरत होने के साथ साथ स्वभाव से भी बहुत ही नम्र और दयालु थीं। उनसे किसी का भी दुख बर्दाश्त नहीं होता था और बुरे समय में वो सभी की सहायता करती थी। अनुपमा की 5 बहुओं के सच्चे और अच्छे स्वभाव के चलते गांव के सभी लोग हमेशा उनकी तारीफ करते थे। ऐसे ही एक दिन अनुपमा की कुछ सहेलियां उसके घर पर आती हैं और अनुपमा की 5 बहुएं उनकी खूब खातिरदारी करती हैं, जिससे अनुपमा की सहेलियां बहुत खुश हो जाती हैं और उनकी तारीफ करने लगती हैं। अनुपमा, तेरी 5 बड़ी बहुएं बहुत खूबसूरत होने के साथ साथ मन से भी बहुत अच्छी हैं। कुछ दिनों पहले जब मैं बीमार थी तो उन 5 ने मेरे घर के सारे काम किए थे। सच में उनकी जैसी बहुएं हर सास को मिलनी चाहिए। हाँ बहन, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। वो 5 बहुत ही अच्छी लड़कियाँ हैं। छोटों से प्यार और बड़ों का सम्मान देना उन्हें अच्छी तरह से आता है। लेकिन अनुपमा की सबसे छोटी बहू नीलिमा, वो तो बहुत ही बदतमीज और बुरी है। वक्त पड़ने पर कभी किसी के काम नहीं आती है। हाँ, मैंने भी आजमाया है। वो बहुत ही लालची और मतलबी है। हम क्या कर सकते हैं, 5 उंगलियां तो एक बराबर नहीं हो सकती है ना। नीलिमा बहू के बुरे बर्ताव से मैं भी बहुत परेशान हूँ, लेकिन मैंने सब कुछ वक्त पर छोड़ दिया है। शायद एक दिन उसे अकल आ जाए। यहाँ दूसरी तरफ दरवाजे के पास छिपी नीलिमा अपनी बुराई सुनकर गुस्से से तिलमिला जाती है। मैं उन 5 चुड़ैलों की तारीफ सुन सुन के थक चुकी हूँ। अब समय आ गया है कि मैं इन्हें जान से मार कर हमेशा के लिए इनसे छुटकारा पालूं। फिर अगले दिन नीलिमा अपनी 5 जेठानियों के खाने में बेहोशी की दवा मिला देती है। जब वो 5 खाना खा लेती हैं, तो उनका सर चकराने लगता है। इसलिए वो बगीचे में टहलने के लिए चली जाती है। लेकिन थोड़ी ही देर में वो पूरी तरह से बेहोश हो जाती है। फिर नीलिमा वहाँ पर आ जाती है और उन्हें बेहोश देखकर जोर जोर से हंसने लगती है। उसके बाद नीलिमा उन 5 बहुओं को कार में बैठाकर उन्हें पास वाले जंगल में ले जाती है। फिर वो उन 5 को वहाँ मौजूद एक पुराने कुएं के अंदर फेंक देती है और वो 5 कुएं में गिर जाती हैं। चलो, अब इनका किस्सा खत्म हुआ। आज के बाद मुझे इन 5 की तारीफ सुनने को नहीं मिलेगी। इधर दूसरी तरफ
अचानक से पांचों बहुओं के गायब होने से घर वाले बहुत परेशान हो जाते हैं और उसे चारों तरफ ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। और यहाँ नीलिमा आराम से खड़ी होकर सोच रही थी, तुम सब चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन वो पांचों तुम लोगों को कभी भी नहीं मिलेंगी। लेकिन अगले दिन जब सभी लोग गांव में उदास खड़े होते हैं कि तभी अनुपमा की पांचों बहुएं हवा में उड़ते हुए गांव में दाखिल होती हैं। उन पांचों ने बहुत ही सुंदर रंग बिरंगे लहंगे पहन रखे थे और साथ ही वो पांचों पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गई थी। पांचों बहुओं को वापस देखकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं, लेकिन नीलिमा की तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे मेरी पांचों बहुओं, तुम कहाँ पर चली गई थी? हम सब तुम्हारे लिए कितने परेशान हो गए थे। माँ जी, खाना खाने के बाद हम पांचों गार्डन में टहलने के लिए गई थी, लेकिन तभी हमारा सर चकराने लगा और हम बेहोश हो गयी। फिर पता नहीं क्या हुआ, लेकिन जब हमारी आँख खुली तो हमने अपने आप को कुएं में पाया। उस कुएं के अंदर एक दयालु सुंदर सी जल परी रहती है। उसने हमारी जान बचाकर हमें ये जादुई 5 लहंगे दिए हैं। इसकी शक्ति से हम अपनी मर्जी के मुताबिक जितना चाहें उतना सोना प्रकट कर सकते हैं। इतना कहकर वो पांचों बहुएं वहाँ ढेर सारा सोना प्रकट करती हैं और वो सारा सोना वो सभी लोगों में बांटने लगती हैं। दूसरी तरफ अपनी पांचों जेठानियों की बातें सुनने के बाद नीलिमा के मन में लालच आ जाता है, इसलिए वो जल्दी से उस कुएं के पास जाती है। फिर जब वो कुएं में झांक कर देखती है, तभी उसे कुएं के अंदर एक खूबसूरत सी जल परी दिखाई देती है। उसके बाद नीलिमा फौरन से कुएं के अंदर कूद जाती है। नीलिमा को अपने सामने देखकर जल परी गुस्से में कहती है, अरे कौन हो तुम और यहाँ क्या करने आई हो? तूने मेरी जेठानियों को सोना प्रकट करने वाला रंग बिरंगा लहंगा दिया है ना? मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे हीरे प्रकट करने वाला जादुई लहंगा दो। अब चलो जल्दी जल्दी मुझे वो लहंगा दे दो। मैं तेरी जैसी लालची और बदतमीज लड़कियों की सहायता नहीं करती। चल भाग जा यहाँ से। जल परी की ये बात सुनकर नीलिमा को बहुत गुस्सा आता है, इसलिए गुस्से में वो जल परी के बालों को पकड़ लेती है। अच्छा, तो तुम मुझे मारना चाहती है? रुक जा, अभी मैं तेरी अकल ठिकाने लगाती हूँ। उसके बाद जल परी वहाँ अपनी जादुई तलवार प्रकट करके नीलिमा पर वार कर देती है और अगले ही पल नीलिमा एक बदसूरत सी बिल्ली के रूप में बदल जाती है। उसके बाद जल परी उसे हवा में उड़ाकर उसी के गांव वापस भेज देती है। बिल्ली बनी नीलिमा गांव में पहुंचने के बाद अपने घर वापस आ जाती है, लेकिन उसके ससुराल वाले उसे देखकर डर जाते हैं और उसे डंडे से बहुत मारते हैं। फिर वो उसे डराकर वहाँ से बाहर भगा देते हैं। इस तरह से उसके बुरे कर्मों का फल उसे मिल जाता है। उस दिन के बाद से नीलिमा गांव की सड़कों पर भटकने लगती है और यहाँ अनुपमा की पांचों बहुएं अपने जादुई लहंगे के साथ अपने ससुराल में हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।